Hello and welcome back, friend. Today we are going to start the first chapter of class 10th history textbook, which is the rise of nationalism in Europe. तो उसका पहला टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो इस चैप्टर में मेनली इस बात पे फोकस किया गया है, जैसे नेशनलिज्म। आप सबको नेशनलिज्म का मतलब पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना। तो जैसा ही चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में, यूरोपीय प्रांत में भाईचारा, देश प्रेम की भावना का जन्म कैसे हुआ था। तो इस पहला जो टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इससे पहले एक और आपका छोटा सा जो बुक में चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसमें एक फ्रेडरिक शोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उन्होंने एक सपना देखा था एक सोसाइटी का, जिसमें सारे कंट्रीज, नेशन, स्टेट्स बन चुके हैं, अपना अपना फ्लैग है उनके पास, और हर कंट्री डेमोक्रेटिक बन चुका है, रिपब्लिक बन चुका है, मोनार्ची सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने एक ड्रीम, एक यूथोपियन विज़न था। आपको यूथोपियन विज़न भी पूछा जाता, तो यूथोपियन विज़न एक ऐसा विज़न होता है जो मतलब एक कुछ बहुत ही अच्छी सोच या बहुत ही उच्च सोच जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती सोसाइटी में, उस तरह का एक बहुत ही खुली सोच कही जा सकती है, उस तरह का उन्होंने विज़न देखा था। क्योंकि उस जब तक, जैसे कहा जाता है, जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती तब तक उस चीज़ पे विश्वास करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे अब बहुत सी चीज़, आज से 30 साल पहले कोई वीडियो कॉलिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज ये एक कॉमन चीज़ है, हर फ़ोन का ये एक नॉर्मल सा फीचर है। लेकिन आज से 30 साल पहले के लोगों से अगर आप पूछते कि फेस टू फेस आप किसी से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से बात कर सकते हैं, तो वो आप पे हंसने लगते हैं। तो उसी तरह से वो भी एक यूथोपियन विज़न माना गया था उस समय जब उन्होंने पेंटिंग बनाया था, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं हो सकता था कि ऐसा भी होगा कभी। वोट पड़ेंगे, सरकार चुनी जाएगी, राजा महाराजा, कुछ नहीं होगा। तो वो उसे बताया गया। इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे। तो आइए पहला टॉपिक देखते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांस की क्रांति और नेशन स्टेट का जन्म की कहानी यहाँ पे हमें बताई जाएगी। तो सबसे पहले होता है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। जो पहली बार फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो आई, देश प्रेम की भावना, वो फ्रांस क्रांति से जो 1789 में हुई थी उससे आई। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लश्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। जैसा कि आपको याद होगा, आपने 9th में पहला चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें आपको याद होगा 1789 के पहले फ्रांस में मोनार्क का रूल था। वहाँ पर जो शासक रहते थे, राजा का रूल था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस डैट in the wake up of French Revolution would lead to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of the French citizen। तो जो 1789 के बाद जो रेवोल्यूशन हुआ, उसने जो सारी पावर्स थी वो मोनार्क से, राजा महाराजाओं से छीन कर आम जनता के हाथ में दे दी, फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम डेट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड shape its डेस्टिनी। वहाँ से मतलब डेमोक्रेसी का फ्रांस में जन्म हुआ। वहाँ से बताया गया कि ये सिर्फ एक देश के लोग ही हो सकते हैं जो देश में क्या करना है, कैसी सरकार होगी, उन पर कौन रूल करेगा, इसको चुनने का हक सिर्फ उस देश के लोगों के और किसी को नहीं है। तो हम पढ़ेंगे, फ्रॉम वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो बहुत पहले से ही जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरी थे, जो मतलब जो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, वो बहुत से ऐसे चीज़ें करते थे जैसे लोगों में एकता पैदा हो, जैसे एकता की भावना हो। क्योंकि अगर देश प्रेम की भावना चाहिए तो पहले लोगों को एकता महसूस होनी चाहिए। क्योंकि जब लोगों में एकता ही नहीं रहेगी तो कैसे देश प्रेम की भावना, कॉमन आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी तो फिर कोई देश प्रेम की भावना। जैसे आप कभी भी फॉरेन अगर जाएं
तो अगर वहाँ आपको एक हिंदी बोलने वाला, अगर आप इंडियन है, अगर आपको कोई एक हिंदी बोलने वाला मिलेगा तो आपको एक अलग ही भाईचारा महसूस होगा, एक अलग ही ब्रदरहुड आएगा, एक अलग ही फीलिंग आएगी, आप बड़े खुश होंगे। तो वही मतलब फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी थे वो भी कुछ ऐसे ना कुछ करते ही रहते थे, जैसे कि फ्रांस के लोगों में एकता की भावना है, देश प्रेम की भावना जगे। तो आइए पढ़ते हैं। The idea of liberty, the fatherhood, and the citizen emphasized the notion of united community enjoying equal right under constitution। तो वहाँ पे कम्युनिटी को बताया गया, समझाया गया कि क्या फ़ायदे होंगे, मतलब एक फादरलैंड, एक प्रेम प्रकट किया गया, एक प्रेम भावना का डेवलप किया गया और लोगों को बताया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक डेमोक्रेसी होगी, एक संविधान होगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। A new flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। एक नया ट्रिकलर फ्लैग भी आया, 3 रंगों का एक फ्लैग, नेशनल फ्लैग बनाया गया, जिसने फॉर्मल जो थे, मतलब पुराने जो राजा महाराजाओं का था उसे हटाकर एक नया फ्लैग लाया गया। जैसे हमारा जो फ्लैग है उसे जब हम देखते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है, जब 10 देश के झंडों के बीच जब ओलंपिक्स में हमारा फ्लैग सबसे ऊपर जाता है तो एक अलग ही खुशी होती है। उसी तरह एक ब्रदरहुड आए, इसलिए उन फ्रेंच के रेवोल्यूशनरीज ने एक नया फ्लैग भी लाया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिमेड एट नेशनल असेंबली। एक नेशनल असेंबली बनाई गई, पार्लियामेंट बनी, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन। तो अब ये बात होने लगी कि काफ़ी चीज़ें होने लगी, शहीदों को याद करना, जैसे से कोई भी हमारे यहाँ शहीद होता है तो उस जो राष्ट्र भाव की भावना आती है वो एक अलग ही होती है। जब हम नेशनल ओथ लेते हैं, नए नए देशभक्त के गाने बने, बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई जिससे नेशनहुड की फीलिंग, ब्रदरहुड की फीलिंग फ्रांस के लोगों में आ सके। और हम पढ़ेंगे, A centralized administrative system was put in place of formulated uniform law for all citizens within the territories। मतलब जब देखिए आपने जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन में पढ़ा था, उसमें जो फ्रांस सिटीज़न की बॉडी थी, फ्रांस के लोगों में वो 3 कस्बों में बांटा गया था। स्टेट सिस्टम तो वहाँ से जो सबसे ऊपर थे वो उनके पास ज़मीनें थीं, दूसरे नंबर वाले और लोग थे जो तीसरे स्टेट में आते थे, उन्हें बहुत सा काम पड़ना पड़ता था, सारा टैक्स उन्हीं को देना पड़ता था। तो ये सब हटा दिया गया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसमें उस फ्रांस की टेरिटरी में रहने वाले सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई, जैसे फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, फ्रेंच को बिकम द, देखिए यहाँ पर ये कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। द रेवोल्यूशनरीज further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help the other people of Europe to become nations। तो एक और बड़ा स्टेप फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने ये कहा, डिक्लेयर किया कि अब ये फ्रांस के लोगों का मिशन है कि लिबरेट मतलब होता है फ्रीडम दिलाना, फ्री करना, टू फॉर द पीपल ऑफ, मतलब उन्होंने अब कसम खाई या फिर सोचा, अपने विचार में लाए कि अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो हमारे यूरोप के और देश हैं जो नेशन स्टेट नहीं हैं उन्हें हम आज़ाद करवाएं और एक प्रॉपर देश बनाएं, एक नेशन स्टेट बनने में मदद करें। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पहुंचता है कि क्या जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा और कैसे राइज ऑफ नेशनल, मतलब यूरोप में नेशनल की फीलिंग कैसे पड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। When the news of event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class being setting up Jacobin clubs। जब फ्रांस की आज़ादी की बात अलग अलग शहर, अलग अलग देशों में यूरोप के पहुंची तो स्टूडेंट्स ने और बहुत से लोगों ने क्लब्स बनाना चालू किए, पार्टी बनाना चालू करी, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनाने चालू किए, उन्होंने भी आज़ादी की मांग उठानी चालू कर दी। देयर एक्टिविटी एंड कंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी टू मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड एंड मच इन इटली इन 1970। उन्हीं की कोशिशों का, उन्हीं के कामों का यह नतीजा था कि जो फ्रांस की आर्मी थी उसको मौका मिला इन
अलग अलग शहरों में जाने का और अपना नेशनलिज्म का प्रचार करने का। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। जब रेवोल्यूशनरी वॉर होने लगी, युद्ध के समय फ्रांस आर्मी जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, इसे अलग अलग देशों और शहरों में पहुंचाने का काम फ्रांस की आर्मी ने किया।